क्या आपको लगा कि जब आप यहाँ पर आए 2 अटेम्प्ट्स के बाद आए हो तो क्या आपको लगा कि यार लेट कर दिया आने में? आई सैट विथ माई फादर कि पापा चीजें कुछ ना ठीक नहीं जा रही है, क्या करना चाहिए। ही सेड मी वन थिंग कि बेटा आप ना 2 नाव में पैर देके चल रहे हो, ऐसा नहीं होता ये। यहाँ पे जब मैंने देखा ना आसपास के लोगों को, आई कुड फील दैट मेरा लेवल एक्चुअली 0 है। यहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम हुई है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि हमारा एग्जाम है और हम पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे लगा कि ये ORN नहीं आती ना तो हो सकता है मैं शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाती। ये भी तो किसी ने नहीं बताया था 2019 में कि सिलेबस भी पढ़ लो। मैं तो यहाँ आने के बाद सिलेबस उठाई कि अच्छा ये भी होता है, क्योंकि मेरे को लगता था सब कुछ ही पढ़ना है, क्या बात है, कोई बात नहीं, सब कुछ पढ़ लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो ऑप्शनल चेंज करने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लाइक कि नया ऑप्शनल है, 1 साल और वेट करके फिर से पढ़ना पड़ेगा, हाँ। पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये फियर आपको नहीं हुआ? पर मेरे उस ऑप्शन से कुछ हो भी तो नहीं रहा था। फिल्म्स के लिए ऐसे लग गई कि फिर जब क्लियर हो तब मैं ऐसे कि अब क्या करूं। स्वागत है आपका टॉपर्स टॉक संवाद पॉडकास्ट में और मैं हूं सुगंधा। इसी सीरीज में एक और नई टॉपर के साथ हैं हम, उनकी कहानी जानेंगे और उनकी जर्नी जानेंगे। काफ़ी लंबी जर्नी रही है, 4 अटेम्प्ट्स की जर्नी रही है। ओइशी मंडल रैंक 399 हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है ओइशी आपका। थैंक यू सुगंधा, एंड ऑल्सो थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे टू टेल अबाउट माय स्टोरी। इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू हियर एक्चुअल में, क्योंकि मुझे पता है जब से सिलेक्शन हुआ होगा, रिजल्ट आया है, तब से कॉल्स की लाइन लगी पड़ी होगी, इन्विटेशंस की लाइन होगी, आप हमारे यहाँ पे आ जाइए, आप हमारे यहाँ पे आ जाइए। सो इट्स आवर प्लेजर, थैंक यू सो मच। तथास्तु में आके अपनी जर्नी आप शेयर करने वाले हो, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो ओइशी, सबसे पहले आई वांट टू नो, योर नेम इज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू। क्या मतलब है? वैसे ये नाम के बारे में ना मुझे इंटरव्यू में भी पूछा था। रियली नाइस। सो बेसिकली ओइशी मीन्स डिवाइन, ये एक बंगाली ओरिजिन नेम है। और वैसे जापानीज में भी एक ऐसा वर्ड है ओइशी विच मीन्स डिलीशियस, बट उसके बारे में मतलब वो दैट वाज नॉट इन माइंड जब पेरेंट्स ने ये रखा था ना। बेसिकली इट मीन्स डिवाइन। या ओह नाइस, वेरी ब्यूटीफुल नेम। आई एम फ्रॉम शांति निकेतन। रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाले में भी आया था। सो दैट इज माय प्लेस, रविंद्रनाथ टैगोर's प्लेस। ग्रेट, वेरी ग्रेट। लाइक आप ऐसी रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि से आते हैं, ऐसे प्लेस से आते हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बड़ा तो लाइफ में करना ही था। अच्छा, बात करें लाइफ में बड़ा करने की, तो कैसे बचपन रहा है? क्या बचपन से प्लान्स रहे हैं, क्या करना था? मेरा बचपन ऐसा है कि मेरी फैमिली काफी लिबरल रही है। मेरे फादर LIC में थे, तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब रहा है, तो बचपन से हम बाहर ही बाहर रहे हैं। एंड एज अ किड आई वाज स्टडीज में थोड़ी कम थी, स्पोर्ट्स में थोड़ी ज्यादा थी, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज्यादा ध्यान रहता था। आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज्ड टू बी सो बैड इन मैथ्स। मतलब मैं करती ही नहीं थी मैथ्स, तो आई रिमेम्बर इन क्लास 7th or 8th आई गॉट 18 out of 100। Okay. But why I'm sharing this story is कि उस टाइम ना मेरे फादर को बुला के मेरे क्लास टीचर ने बहुत सुनाया था that you're not giving proper attention to your girl and everything। तो when I came back home मुझे लगा क्या पता पापा डांटेंगे बहुत ज्यादा कि इतना कम कैसे। But what I did was उन्होंने बस बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ो, हो जाएगा। So you know that thing ना struck me, बहुत बुरा लगा कि उनको इतना बुरा लगा, स्टिल उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने इंस्पायर कर रहे, फिर भी वो मोटिवेट करे कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। सो उसके बाद फिर मुझे था कि नहीं यार, पापा को बुरा लगा तो कुछ तो करना चाहिए। सो फिर ना मैंने बेसिक बुक्स उठा के शुरू कर लिए बनाने की, कैसे कैसे नहीं बनेंगे मैथ्स, बनाऊंगी। एंड फिर क्या हुआ कि 10th का बोर्ड था हमारा, तो उसमें मुझे मैथ्स में 100 में 98 आए। सो आई कुड सी दैट, लाइक मेरे फादर के फेस में मैं देख पाई कि ना, ही वेंट टू माय क्लास टीचर एंड उन्होंने बोला कि हाँ अब देखो मेरी लड़की को 18 से 98 लेके आई है। सो दैट थिंग वाज कि मतलब दिस इज माय फादर बेसिकली, ही हैज बीन एनकरेजिंग इन एवरी स्फेयर ऑफ माय लाइफ। इवन जब मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग से की, उसके बाद मेरे फादर को था कि UPSC का देखो, बट होता है ना, आप जब निकलते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे नए थॉट्स आते हैं कि नहीं, आई विल बी ट्राइंग दिस एंड दैट। तो बहुत सारी चीजें ट्राई की, फ्रीलांसिंग, ये वो, बहुत सारी चीजें। फिर क्या हुआ कि 2019 में इट स्ट्रक मी कि इंजीनियरिंग, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मैंने सोचा कि ओके फाइन, अगर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आई विल बी ट्राइंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो फिर वहां पे मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी शुरू की।
एंड अगेन मेरे एक और फ्रेंड थे जो यूपीएससी दे रहे थे, Okay. तो वो बोल रहे थे कि जब कर ही रही हो और तुम वैसा करो कि ऑप्शनल तुम इंजीनियरिंग ले लो और फिर तुम दोनों साइड बाय साइड कर लो। बिल्कुल। मुझे लगा वाह ये तो बहुत अच्छा है यार, मतलब एक साथ कोई तो निकल ही जाएगा। मतलब आप उस टाइम पे बिना गाइडेंस के आपके ना दिमाग में रहता है कि आपको एग्जैक्टली ग्रेविटी नहीं पता होती किसी एग्जाम की। सो मुझे लगा ठीक है ले लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर एक टाइम के बाद ये हुआ कि 2019 का फिर मैंने अटेम्प्ट दिया यूपीएससी सीएससी का, एंड आई फेल्ड मिजरेबली इन प्रीलिम्स। एक मेरे 50 मार्क्स आए होंगे मुश्किल से और कट ऑफ था 100 कुछ ऐसा। 2020 में भी यही प्रॉब्लम कि बहुत बुरा हुआ। फिर आई सैट विथ माई फादर कि पापा चीजें कुछ ना ठीक नहीं जा रही है, क्या करना चाहिए। He said me one thing कि बेटा आप ना 2 नाव में पैर देके चल रहे हो, ऐसे नहीं होता है ये एग्जाम। एक ही चीज पे फोकस आप करो। थोड़ा सा एक चीज पे फोकस करो, आपको किसी भी चीज की दिक्कत है तो हम है पीछे, आप इस चीज का टेंशन मत लो, बट फोकस एक चीज पे करो। सो फिर देन ही वाज लाइक कि एक चीज तो आपको छोड़नी पड़ेगी। मैंने सोचा ठीक है, इंजीनियरिंग वाज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो उसके बाद फिर आई चेंज्ड माय ऑप्शनल। मैंने इंजीनियरिंग था उससे मैंने पीएसआईआर किया। 2021 अगस्त में मैं दिल्ली में आई बिकॉज मुझे था कि पीएसआईआर का कुछ नॉलेज था नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ आके कुछ अच्छा, मैं उससे कोचिंग। पहले क्या वहीं से कर रहे थे? हाँ लेके उससे घर पहले पे ही मैं रहते? घर पे ही थी। उसके पहले आई वाज लाइक मैंने सोचा था कि वही मैं बोल रही हूँ कि जब आपके पास गाइडेंस नहीं होता ना तो आपको लगता है, बिकॉज मैं जहाँ पे रह रही थी ना वहाँ पे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर नहीं रहा था। बहुत कम लोग अभी भी बहुत वेस्ट कम बंगाल से करते हम हैं, देखते हैं, बहुत बहुत कम ही कम लोग करते। तो करते क्या हैं। होता है कि आप थोड़ा सा भी ज्यादा पढ़ लेते हो ना तो आपको खुद में लगता है कि अरे मैंने तो बहुत कर लिया। इट वाज इन 2021 जब मैं यहाँ पे आई एंड मैंने लाइक मैं ओआरएन में ही रुकी मैं, एंड यहाँ पे जब मैंने देखा ना आसपास के लोगों को, आई कुड फील दैट मेरा लेवल एक्चुअली 0 है उनके सामने। बिकॉज घर पे मैं थी, मैं लीजरली पढ़ रही थी, 2 घंटे 3 घंटे कभी 4 हो गए तो आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ चलो मैंने आज 4 घंटे पढ़ लिए। थोड़े गपशप हो गए, मम्मी पापा के साथ घूमने जाना, ये वो सारी चीजें। यहाँ पे आई कुड सी बच्चे सुबह जा रहे लाइब्रेरी, बस थोड़ी देर के लिए उठ रहे खाने के लिए, फिर वापस आ रहे, एंड आई कुड सी कि ये कंपटीशन इनके साथ बैठ रही तब कहाँ से होगा। तो फिर वहां से यहाँ तक की जर्नी भी ना, मतलब फ्रॉम होम टू ओआरएन, ये भी एक चैलेंजिंग थिंग रहा है। बिकॉज क्या है ना कि घर से कभी आप बाहर अकेले नहीं रहे हो। डेफिनेटली। आई रिमेम्बर जब मैं घर से आ रही थी एंड आई वाज क्राइंग मम्मी के सामने कि मम्मी मैं कैसे अकेले करूंगी मैनेज, क्योंकि मैं तो अकेले रही नहीं हूँ कभी। एंड आई कुड फील कि मेरी मम्मी को भी बुरा लग रहा था। बट वही है कि वो सोच रही थी कि अब मैं भी रो दूं या फिर मैं भी बुरा फील करूं तो ये तो जा ही नहीं पाएंगे। एंड शी यूज्ड टू बी लाइक ऐसे कैसे, फिर बैठ जाओ घर पे कुछ मत करो। लाइक ऐसे ये सब नहीं चलेगा, जाओ आपने जब सोचा है या तो मत ही सोचो, अब जब सोचा है तो जो करना है वो जाके करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बचपन से लेके अब तक मैं बोलूंगी अगर मैं अभी यहाँ पर भी हूँ ना तो माई पेरेंट्स हैज बीन दैट स्ट्रॉन्ग पिलर जिससे लैच होके मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। डेफिनेटली। आप जब ये चीजें बता रहे हो ना, आप अपने इंसिडेंट्स बता रहे हो ना, आई रियली आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी ऑडियंस में जो लोग सुन रहे हैं बहुत सारे लोग इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने बोला ना कि घर से निकल के ओआरएन तक का सफर, ये बहुत एक टफ टास्क रहता है। यहाँ आपको सब कुछ खुद मैनेज करना होता है। लाइक बेसिक चीजें के लिए, खाने के लिए भी आप खुद ही मैनेज करो। ये भी नहीं कि मम्मी आके खड़ी है खाने के लिए, बेटा दूध पी ले, खाना खा ले, एवरीथिंग। यहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम हुई है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि हमारा एग्जाम है और हम पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ये हुआ है बहुत बार, हर साल। तो मतलब पिछले साल भी हुआ था जब बारिश हो गई थी एंड फ्लड हो गए थे एंड पानी की सप्लाई बंद थी। तो मुझे लगा कि ये ओआरएन नहीं आती ना तो हो सकता है मैं शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाती। मतलब एग्जाम देने के लिए तो छोड़ो, उसके बाद भी जो होगा उसके लिए, मतलब आई वाज सो पैम्पर्ड चाइल्ड बैक इन होम कि सब कुछ हाथ में मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब लग रहा है कि नहीं ठीक है, जिंदगी जीने का सलीका सिखा दिया है। मतलब वो लड़की जो वहां पे घर पे थी, शी वाज नॉट फिट फॉर सिविल सर्विसेज, शी वाज नॉट, बिकॉज आपको यहाँ पे यू कैन नॉट बी वीक इन दिस सर्विस। तो मुझे लगा कि हाँ, दिस जर्नी जो था फ्रॉम 21 to 24, दिस वाज अ वेरी एनरिचिंग जर्नी फॉर मी। आई कुड सी माई सेल्फ ग्रो। That's true, that's true. Since we are talking about this कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो सिविल सर्वेंट वाली क्वालिटीज नहीं आती, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर मान लीजिए जस्ट अज्यूम कि अगर ओइशी का सिलेक्शन तभी 2 साल 3 साल पहले हो जाता, तो क्या डिफरेंसेस आपने देखे अपने आप में, एक एज अ सिविल सर्वेंट्स की अगर हम क्वालिटीज की बात करें, कि आपको लग रहा है कि नहीं, दिस हैज बीन वेरी गुड थिंग इन माय लाइफ? फर्स्ट डिफरेंस वुड बी कि मैं मेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम पे। यू नो, आई यूज्ड टू ब्रेक डाउन इन फ्यू थिंग्स कि ऐसा हो गया, ये नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि अभी चीज लाइक
जब मैं अटेम्प्ट दे भी रही थी, ब्रेकडाउन्स आते थे, बट आई न्यू हाउ टू हैंडल माई सेल्फ. अगर ब्रेकडाउन आ भी रहा है तो मैं कुछ खुद को मना के समझा के कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, यू हैव टू फेस इट. मतलब यू हैव टू, ये जर्नी ऐसी है कि यू हैव टू गो थ्रू इट. जैसे आपने बोला कि आप बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थे, हाँ, ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ होगा तो जैसे कुछ होता है तो घर वाले कोई बात नहीं बेटा, हो गया हो गया हो गया, हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, वो वाला सीन तो. और यहाँ पे फिर आप देखते हो ना, जैसे आप लाइब्रेरी में बैठे हो, 22 वाला आपका अटेम्प्ट नहीं हुआ, आप देख रहे हो दूसरे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका हो रहा है, तो आपको अंदर से फीलिंग ऐसी आती है कि यार इनका हो रहा है, मेरा नहीं हुआ. मैं जब यहाँ पे आई थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उनका हुआ था, तो ऑब्वियसली वो चीजें काफी मोटिवेशनल होती है, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू सी समवन एक्चुअली गेटिंग इनटू द सर्विसेज जिसको आप जानते हो, आपको ये लगता है ये तो अनअचीवेबल है. तो समवेयर अगर मेरे कुछ दोस्तों का हुआ ना, तो उसने मुझे काफी मोटिवेट किया कि भाई मैं भी कर सकती हूँ, मतलब. तो आई वुड से कि और एक बात जो आपने मुझे बोला कि अगर मेरा घर पे ही हो जाता, ट्रस्ट में नहीं हो पाता, बिकॉज आई कुड सी द डिफरेंस ना, वो नहीं हो पाता, मतलब यूपीएससी क्लियर नहीं होता. अगर हो जाता ना, तो मैं बोलती हूँ वो लक हैज टू बी लाइक, भगवान को लिटरली आके मेरे लिए पेपर लिखना पड़ता तब जाके वो होता. बट जस्ट बिकॉज अब अगर हम सिनेरियो देखें आफ्टर कोविड, बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं, कोचिंग्स हैं, क्लासेस हैं, या जो भी हमें सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम घर पे रह के, जो घर पे एक जो केयर मिलती है, टाइम टेबल बनता है, तो वो चीज को भी ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. ये ना बहुत पर्सनल चीज होती है, ये सारी चीजें. That's what I wanted to ask. Is it about individual choice? ये बहुत इंडिविजुअल चॉइस है. अब जैसे अगर मुझसे पूछ लो, मैं यहाँ पे भी आके मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, रीजन बीइंग क्या कि मुझे ऐसा लगता था कि रूम में थोड़ी देर पढ़ के आई विल बी सीइंग माय बेड, लेट गए, कुछ देखने लगे सीरीज या वो. लाइब्रेरी में आप ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको आसपास दिख रहे हैं ना लोग पढ़ रहे हैं, आप कैसे बेशरम की तरह बैठ के सीरीज देखोगे वहां पे? कोई ना कोई तो आके आपको टोकेगा ही कि क्या कर रहे हो ये. That's true. तो ये बहुत पर्सनल चॉइस है. ऐसे बहुत सारे रैंकर्स हैं, मेरे फेलो रैंकर्स हैं, जिन्होंने घर से किया, जिन्होंने जॉब के साथ किया, तो उनका माइंडसेट बहुत अलग है और सबका सेम नहीं होता. मैं अगर ये चीजें बोल रही हूँ कि मेरे यहाँ पे आके हुआ या फिर कुछ भी, वो बिकॉज कि मेरा माइंडसेट थोड़ा सा अलग था. आई वुड हैव हैड दैट डिसिप्लिन अर्लियर, जो कि नहीं आ पाया. बाद में जब मैं यहाँ पे अकेली आई और मुझे रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ से निकलना है, ऐसे कितने दिन आप ऐसे रहोगे, आसपास के लोगों को आप देख रहे हो, वो चीजें आप फेस कर रहे हो, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जल्दी जल्दी करके अपना करके निकलना है, अब इसमें नहीं वो रह सकते. तो क्या आपको लगा कि जब आप यहाँ पर आए, 2 अटेम्प्ट्स के बाद आए हो, तो क्या आपको लगा कि यार लेट कर दिया आने में? हाँ यार, ये तो मुझे लगा एक्चुअली. मुझे लगा कि वो स्टार्टिंग में ही आ जाती तो बहुत अच्छा होता, टाइम बच जाता मेरा, टाइम बच जाता. बट पता है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको पता नहीं चल पाता है अनटिल एंड अनलेस वो फेल हो या पास हो. इवन आज भी अगर मैं कुछ बोल के स्ट्रेटेजी भी कुछ डिस्कस कर रही हूँ, वो इसीलिए बिकॉज हो सकता है मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स काम कर गया और मेरा नाम उस लिस्ट में आ गया. नहीं तो हमारे साथ जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, 2900 लोगों ने जिन्होंने मेंस दिया, सारे मुझे लगता है कि इक्वली क्वालिफाइड थे फॉर दिस पोस्ट. ये लास्ट में आके क्या होता है, वो थोड़ा सा लक फैक्टर भी काम कर जाता है आपका. तो आई वुड से कि हाँ, मतलब. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कहाँ लगा आपकी जर्नी में कि लक फैक्टर काम किया है? इंटरव्यू में. Really? मुझे एक्चुअली मुझे डर लगता था इंटरव्यू. लाइक फर्स्ट मॉक भी मैंने जब दिया था ना, तो बहुत झिझक के बाद दिया था कि मैं कैसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के सामने बैठ के बातें करूंगी, उनको बहुत ज्यादा पता होगा. एंड पेपर में लिखना अलग बात है और किसी के सामने बोल कर आना अलग बात है, बिकॉज आप अगर उनको कुछ बोल रहे हो तो वो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे. आप ऐसे इन द थिन एयर कुछ भी नहीं बोल सकते, फिर काउंटर क्वेश्चन में आप फंस जाओगे. तो इस चीज का डर इतना ज्यादा था कि फर्स्ट मॉक इंटरव्यू देके जब मैं आई, मेरा वीडियो उन्होंने जब भेजा तो मैंने देखा, मैं पूरा देख भी नहीं पाई वीडियो. आई यूज्ड टू बी लाइक ना 15-15 मिनट करके देख देती कि यार ये नहीं देख पाऊंगी मैं, ये क्या किया है मैंने. एंड फिर वो हुआ कि ऐसे मुझे लगा कि कभी कभी ना मेरे साथ लाइफ में हमेशा यही हुआ है कि कभी भी ऐसा फियर कुछ भी आया है ना, हमेशा वो ओवरकम हुआ है व्हेन आई फेस्ड इट. सेम वही मैथ वाला सीन था, मैथ में नहीं हो रहा तो कर लो, इंटरव्यू नहीं हो रहा तो मॉक दे लो, बात कर लो लोगों से. ये चीज बहुत काफी ऐसे इंटरेस्टिंग है कि जिस लड़की को मैथ समझ नहीं आती थी, 18 नंबर लेके आई है. और वो एक तो इंजीनियरिंग कर रही है, ठीक है, इंजीनियरिंग के बाद भी ऑप्शनल में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल लिया था आपने, ठीक है. तो ये कैसे इंटरेस्ट एकदम से ऐसे बिल्डअप हो गया? वरना बंदा सोचता है छोड़ो ना यार, क्यों करना है. हुआ क्या मैं बताती हूँ, मैथ मुझे पसंद नहीं था क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी.
यही मेरे साथ प्रॉब्लम था कि कभी ध्यान ही नहीं देगी, नहीं ज्यादा दिमाग लग रहा है, छोड़ो दिमाग ज्यादा लग रहा है। हाँ, इंग्लिश में बहुत मजा आता था कि स्टोरीज है, पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हाँ वो बहुत अच्छा लगता था। तो वही था कि कभी मैथ पढ़ा ही नहीं, तो मैथ से डर था। एक बार जब पढ़ने लगे तो फिर जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगते तो मजा आने लगता है कि हाँ अब तो सॉल्व हो रहे हैं, अब और बनाओ क्वेश्चंस। तो ये हो गया था। जब कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स लाइफ में होती नहीं है, सॉल्व होने लगती है ना, तो लाइफ जीने में मजा आने लगता है। है ना, वरना लगता है कि जिंदगी खराब है, क्या ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लाइक दैट। इसमें मैं बताऊंगी, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरे मेरा ना सीसेट प्रॉब्लम कभी नहीं रहा है, हमेशा प्रॉब्लम रहा है जीएस, जिसकी वजह से ना मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी रही हूँ जीएस पेपर जब भी मैं देती थी। फर्स्ट 2 में तो वही 50-60 मार्क्स था, बट थर्ड अटेम्प्ट 22 वाले अटेम्प्ट में जब मेरा मार्क्स आया तो मेरा कट ऑफ से 2 मार्क्स कम था, तो वो मेरे लिए मॉरल बूस्टर था कि चलो कम से कम मैं यहाँ तक तो पहुंची, मैं सोच सकती हूँ कि हाँ अगले साल मैं कर लूंगी, कुछ तो हुआ है। बिल्कुल। तो कभी कभी वो चीजें भी, वो ना छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी काफी काम कर जाते हैं आपके लिए। बिल्कुल, एक कहते हैं ना वो रिवॉर्ड्स थेरेपी होती है, वही था काइंड ऑफ दैट कि यार चलो इतना तो कर लिया है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। वो एक पोएट्री नहीं है हरवंश राय बच्चन की कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है 100 बार फिसलती है, तो शी लाइक कि चलो इधर तक तो पहुंच गए थे, अब आगे देखते, आगे भी हो जाएगा। यूपीएससी, किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी यही होती है मेजॉरिटी की, हाँ बिल्कुल, ट्रायल एंड एरर को लेके ही होती है। बिल्कुल। आई फील मेजॉरिटी जो आते हैं वो जनरली फर्स्ट जनरेशन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जैसे मेरे फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, तो मैं जानती भी नहीं हूँ किसी को, ठीक है। तो वो एक होता है ना कि 1-on-1 उनसे कन्वर्सेशन करके बहुत चीजें पता चलती है। जैसे अगर मेरे को कोई बोलता कि भाई सिर्फ इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, और मैं उसका बात मान के भाई सिर्फ उतना ही करती और कुछ नहीं करती, बट हमारे साथ क्या होता है कि ये भी देख लेते, वो भी क्या पता पूछ ले, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, तो हम इतना ज्यादा स्कैटर कर देते हैं ना चीजों को कि मेन एग्जाम में फिर हमको हर चीज के बारे में बहुत थोड़ा पता होता है, तो हम ऑप्शंस को जब टिक करते हैं ना तो 50% में आके रुक जाते हैं कि अब इन दोनों में क्या करें। That's where it comes the guidance, the true guidance, and आपको सिलेबस की बहुत अच्छे से जानकारी होना। बिल्कुल, ये भी तो किसी ने नहीं बताया था 2019 में कि सिलेबस भी पढ़ लो। मैं तो यहाँ आने के बाद सिलेबस उठाई कि अच्छा ये भी होता है, क्योंकि मेरे को लगता था सब कुछ ही पढ़ना है, क्या बात है, कोई बात नहीं, सब कुछ पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी लेके आ गए हमने, मतलब बेसिक बुक्स जो टॉपर स्टॉक देख के आपको जो समझ आया, बेसिक बुक्स आपने नोट डाउन कर लिया कि ठीक है पढ़ लेंगे, बट एक बार भी सिलेबस उठा के देखा नहीं कि उसमें देख तो लो क्या लिखा है। 21 में यहाँ आई क्लासेस, लाइक मैंने ऑप्शनल के लिए क्लास लिया था, तब पता चला आसपास में कुछ ऐसे भी थे जो जिन्होंने मेंस दे रखा था, उनके कन्वर्सेशन से पता चला कि भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है सिलेबस। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना आपको पूरा 1 साल ले जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मैंने तो ठीक है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तब डिसाइड किया कि यूपीएससी भी दे लेते। इससे पहले कभी यूपीएससी के बारे में सुना था लाइफ में, कभी किसी ऑफिसर से इंटरेक्शन हुआ, जैसे इंस्पिरेशन लगा हो, या सिर्फ पापा का सपना था कि नहीं बेटा यूपीएससी कर लो? एक्चुअली मैं बताती हूँ, पापा का ये था कि पापा को ना जॉब करना, ये सारे जॉब्स में थोड़ा सा ज्यादा था कि मतलब सिविल सर्विसेज पेरेंट्स को होता है, मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स को होता है, उनको था मन कि मैं करूं, बट वही तभी के टाइम में फाइनेंशियल उतना था नहीं, तो माय डैड कुड नॉट परस्यू इट। उनको था कि जो नौकरी मिल गई उसी में हम मतलब हो गया, इट्स ओके। तो मेरे पापा को बस पता था कि यूपीएससी होता है, उसमें सिलेक्शन लेके आप आईएएस आईपीएस आईआरएस ये बन सकते हो, उसके अलावा मेरा मतलब उनको नहीं पता था और पॉसिबल भी नहीं है यार। तभी के आई वुड से अभी बहुत ज्यादा डिजिटली लोगों का बहुत सोशल लाइफ बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो चुका है, अभी लोगों को हर चीज पता चल जाती है। इवन आप यूट्यूब रील्स भी अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको यूपीएससी के में बहुत चीजें पता चल जाती है, तभी ऐसा था नहीं। सो बस उतना ही पता था कि हाँ एक एग्जाम होता है जिसमें ये करना होता है, टॉपर स्टॉक देखने होते हैं और उसमें से आपको पता करना होता है कि क्या क्या करना है कि कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ये सब को लेके एकदम नाइव थे हम। जैसे अभी मैं अपने भाई को वही बोलती हूँ कि यार तू भी दे दे, तेरे लिए सही है, कम से कम टाइम नहीं लगेगा, एटलीस्ट कुछ गलतियां जो मैंने मतलब तो अब आप उसको गाइड करने के लिए हो। हाँ, कि मतलब जो गलतियां मैंने करी है कम से कम वो मत करना, बाकी पढ़ना स्ट्रैटेजी तो सबका पर्सनल होता है। देखो वो तो जो अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से लोग करते हैं। अब जैसे आपने ऑप्शनल में भी आपको टाइम लगा समझने में कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, तो दिस हैज बीन अ लर्निंग फॉर यू कि यार नहीं, आप उसको बता सकते हो कि बेटा ऑप्शनल में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। एंड प्लस ये भी कि अगर आपका ऑप्शनल वर्कआउट नहीं कर रहा है तो चेंज कर लो।
ये सोच के कि भाई 2 साल तो मैंने बिता दिए, इस पे आगे और मत लिंगर करो, नहीं काम कर रहा है, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग फॉर यू, खत्म वहीं पे। मतलब ये रिस्क भी लोग नहीं लेना चाहते बहुत बार। एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग होते हैं जो ऑप्शनल चेंज करने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दे लाइक कि नया ऑप्शनल है, 1 साल और वेट फिर करके से फिर से पढ़ना पड़ेगा, हाँ। पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये फियर आपको नहीं हुआ? पर मेरे उस ऑप्शन से कुछ हो भी तो नहीं रहा था मेरा था कि करे क्या, आगे खाए पीछे वो कुआं खाए वाला सिचुएशन था मेरा, कि इसको भी मैं पढ़ूंगी तो भी पूरा पढ़ना पड़ेगा मुझे, और मैं नया ऑप्शन लूंगी तो वो भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्या पता नया ऑप्शन ले लूं तो एटलीस्ट ओवरलैपिंग तो हो जीएस के सब्जेक्ट से, कि अलग से ये फिर अलग से जीएस, वो टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। बट दो आई थिंक 2 अटेम्प्ट तक आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। 3 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो ये नहीं लग रहा था कि ऑप्शनल तो दूर की बात है, पहले प्रीलिम्स क्लियर करें? ये हुआ था, पता है, मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आके मैंने क्लास ले लिया ऑप्शनल का, और मैंने ना एक वो कंपाइल करके साइड कर दिया कि ठीक है ऑप्शनल हो गया, बट फिर भी मैं मेंस रेडी नहीं थी। रीजन बीइंग कि आपके दिमाग में ना वो ओल्ड फियर्स रहते हैं कि प्रीलिम्स तो हो, फिर तो मैं आंसर राइटिंग करूँ, प्रीलिम्स नहीं निकले मैं आंसर राइटिंग करूँ क्या। तो उसके बाद फिर मैं ना प्रीलिम्स के लिए ऐसे लग गई कि फिर जब क्लियर हो तब मैं ऐसे कि अब क्या करूं, अब तो हो गया मतलब सब क्या करना है बिकॉज हो जाता है यार, आप से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, आप मेंस का सोच भी नहीं पाओगे। मतलब मेरा माइंडसेट तो वैसा नहीं था। फिर उस 3 महीने में मुझे लगा कि यार अब इसमें तो करना पड़ेगा कुछ मेंस का, नहीं तो आप तो फिर प्रीलिम्स निकल के भी, प्रीलिम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया था मेरे टाइम पे। तो मुझे वही लग रहा था कि भाई ये क्या पेपर दे दिया आप लोगों ने। पता है लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा था उसमें सीसैट के पेपर में एक्चुअली आई वाज स्ट्रगलिंग, एंड मैं अपने आप को कोस रही थी हॉल में कि यार क्यों नहीं प्रैक्टिस करके आई, बिकॉज मुझे ये नहीं लग रहा पता था ना कि बाकियों के साथ भी वैसा हो रहा है। मुझे ये लग रहा था कि मेरे साथ ही हो रहा है, मैं प्रैक्टिस नहीं की, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई इसलिए। बिकॉज आई रिमेम्बर जब 30 मिनट हो गए थे ना, मेरा ये हमेशा स्ट्रैटेजी रहा था कि मैं पहले मैथ्स कर लेती हूँ 1 घंटे में, फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन में जाती हूँ। अब मैं देख रही हूँ वहाँ पे हॉल में 30 मिनट हो गए, मैं मैथ्स के बस 4 क्वेश्चन करी हूँ, और अभी मतलब टाइम भी नहीं है। आई वाज लाइक ऐसा नहीं हुआ, मैथ्स छोड़ो सीधे कॉम्प्रिहेंशन में जाओ, पहले कुछ तो पेपर तो भरो कम से कम। बिल्कुल। तो इट वाज, मैं ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई, आई अटेम्प्टेड 46 क्वेश्चंस, तो वो बहुत ज्यादा था कि एक्यूरेसी होना चाहिए था एट पार, कि एटलीस्ट आप वो कट ऑफ क्लियर करो। बिल्कुल। तो मुझे था कि भगवान इस सीसैट में निकाल दो, अगली बार से सीसैट तो पढ़ लूंगी अगर ऐसा हुआ कि मतलब नहीं हुआ तो। अभी को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगी कि यार सीसैट हो जाएगा मेरा। लास्ट ईयर के सीसैट ने तो मुझे भी मतलब आई एक्चुअली स्ट्रगल्ड, मैं निकल के मैं खुद को कोस रही थी कि ये तो गलत हो गया यार। अच्छा मतलब ठीक है, ये तो एग्जाम के बाद की ट्रैवलिंग की बात हुई है, बट जब आप 5 साल तक या 4 साल तक स्ट्रगल कर रहे थे, 5 साल एक्चुअल में, तो क्या करते थे? अच्छा सिर्फ पढ़ते ही रहते थे? नहीं यार, मेरा ना हॉबी में वो जिमिंग विमिंग भी था, तो वो भी करती थी मैं साइड बाय साइड, क्योंकि वही स्पोर्ट्स करती थी। अब स्पोर्ट्स तो कर नहीं सकते आप इस बीच में, ना कॉलेज में हो ना स्कूल में हो, कुछ स्पोर्ट्स कहाँ करोगे। तो वो वर्कआउट एंड ऑल इस चीज में बहुत मतलब इन्वॉल्व हमेशा से रही हूँ। तो आई थिंक अदर देन स्टडीज वो एक था जो मेरा वे आउट था फ्रॉम दो स्टडी एंड थोड़ा सा अगर पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए हो तो बस वर्कआउट कर लो, जाओ जिम कर लो। That's also interesting actually think कि यार आप एस्पिरेंट हो, लोग जनरली कहते हैं मेडिटेट करो, फिजिकली अपने आप को हेल्दी रखो, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। मेडिटेट मुझे स्टार्ट तो करना है, मैं कर नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई सिट मेरा दिमाग बहुत सारी जगहों में भागने लगता है। इट हैपेंस लाइक व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, तो इनिशियली आपको ये 2-4 दिन तक होगा, बट देन जब आप कंटिन्यूअसली वो चीज कर रहे हो ना, तो फिर नहीं होगा। meditation? I'm not into meditation, but like I really like to do this sometimes, not regularly, but generally meditation लोग करते क्यों हैं? वो इसीलिए करते हैं कि आप शांति से बैठो, आपके दिमाग में दुनिया में जो जंजाल चल रहा है ना वो निकल जाएगा। हाँ, बट पता है उस बीच में ना मेरे से हो नहीं पाया ये। मैं बैठती थी तो दिमाग में घूमता था कि अच्छा ये बाकी है, वो बाकी है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे को लगता था इससे तो अच्छा मैं सो जाती हूँ, कोई बात नहीं, फोकस तो नहीं हो रहा है, अलग से थॉट्स अलग आ रहे हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। That's true, that's true. अच्छा एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिन एन एस्पिरेंट राइट, बाल कलर किए हैं? वो मैंने इंटरव्यू के बाद किए, मैं पहले ही बता दूं। अच्छा इंटरव्यू के पहले नहीं किए थे? मैं ये फर्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार मैंने बाल कलर किए, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था, तो मुझे लगा शायद घर से कम डांट पड़ेगी मुझे। ठीक है, और यही टाइम है क्योंकि अगर क्लियर नहीं हुआ तब तो नो वे, मुझे खुद मन नहीं करेगा, और अगर क्लियर हो गया तो फिर बाद में जब चली जाऊंगी इंस्टीट्यूट में तो ब्लू तो कहीं से नहीं वो अलाउ करेंगे। मैं वही सोच रही हूँ एक्चुअली।
सॉरी जस्ट मैं वही सोच रही हूँ एक्चुअली कि यार इंटरव्यू में लड़की ब्लू बाल करके कैसे गई है? मुझे बोलते आप जाइए मैम, हो गया आपका सिलेक्शन। वैसे ही मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, तो मुझे एक मॉक इंटरव्यू में बोला गया था कि आप बहुत रिलैक्स्ड लग रहे हैं इंटरव्यू में। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, अगर तो रिलैक्स नहीं लगना चाहिए? नहीं, मतलब एज इन कि बहुत ज्यादा आप लग रहा है जैसे कि Chill है। वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन इन सोफा एंड इन आवर लिविंग रूम काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, आप थोड़ा सा फॉर्मल हो जाए। तो फिर मुझे लगा कि ओके आई हैव टू बी मोर फॉर्मल। तो बट फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मैं मेन इंटरव्यू में गई, आप अपना इनहेरेंट नेचर नहीं चेंज कर पाते। जब मैं मेन इंटरव्यू में गई, मैं स्टार्टिंग में बहुत ऐसे करके एकदम से, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बातचीत होते होते ना आप 45 मिनट्स तक आप अंदर बैठते हो, वो निकल ही आता है आपका ट्रू नेचर थोड़े टाइम बाद। आई गेस यही तो वो देख रहे हैं। हाँ, दैट्स व्हाट दे वांट टू सी कि यार आप ट्रूली आपका नेचर क्या है, आप कितना फेक कर सकते हो, कितनी देर तक ही फेक करोगे, राइट? वही है स्टार्टिंग में तो हाँ एकदम नाइस। ऐसे। अच्छा, अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें, जैसे कि आपने मेंशन किया कि मेरा तो जब प्री निकला तो मुझे पता ही नहीं था नेक्स्ट क्या। ट्रू, और ये सच है। मैं मतलब इसमें एक भी चीज एग्जैजरेशन नहीं है, बिकॉज आई कुड सी माई सेल्फ इन सच अ डीप ट्रबल कि बिकॉज मेंस के लिए आपके पास इस बार तो और भी कम टाइम है। मेरे हम लोग के पास फिर भी 3 मंथ्स थे, बट स्टिल वो टाइम कम लग रहा था। ये था कि मेरा PSIR मैंने थोड़ा सा कंपाइल कर रखा था और मैंने वो पढ़ा था, तो थोड़ा सा था कि ओके आपका एटलीस्ट कंपाइल्ड है, आपको एक बार रीडिंग करनी है और आपको फिर आंसर लिखना है। सो कमिंग बैक टू मेंस का टाइम, उसमें पता है सिर्फ 2 चीजों पे मैंने फोकस की, क्योंकि मुझे लगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट यही है जो मुझे हो सकता है कुछ मैं लिख के आ सकूं पेपर में। फर्स्ट चीज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने लगे कि वो देखो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, आपका सिलेबस कंप्लीट करा देगा वो। नेक्स्ट इज मैं लिखने लगी, 70% ऑफ माय टाइम वेंट इनटू राइटिंग आंसर्स, बिकॉज आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम जब मैं लिखने गई थी तो मैं 4.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करके आई। एंड आई केम आउट एंड आई कॉल्ड मॉम कि मम्मी 4.5 घंटे में मैंने पेपर कंप्लीट करा है, वहाँ 3 घंटे में करने हैं। एक लिटरली लोग आ रहे बैठ रहे जा रहे और मैं वहीं पे लिख ही रही हूँ। तो शी वाज लाइक कि हो जाएगा टाइम धीरे धीरे। एंड दैट वाज द डे एंड द एंड, जब हमारा एक्चुअल में एग्जाम था, मैं एक्चुअली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई हूँ। अदर देन माय PSIR पेपर 1, उसमें मैंने 10 मार्क्स का एक में से क्वेश्चन लाइक मैं लिख नहीं पाई, टाइम नहीं था, बाकी मैंने सारे पेपर कंप्लीट करे। तो आई वुड से कि ये जो डर होता है ना स्टूडेंट्स का कि मैं लिख नहीं पाता या फिर मेंस रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल वो ना लिखने से ही जाएगा। वही अगेन वही चीज कि फियर है तो फियर फेस करना पड़ेगा। इट इज द ओनली वे इज थ्रू। आप डेफिनेटली आप जब तक कोई चीज को फेस नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्या है। तो मेरा वही था कि मेरे पास पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने था कि जो भी मेरे प्रीलिम्स के बेसिक नोट्स थे मैंने उसको रिवाइज कर लिया। मेंस के लिए बुकलेट्स मैंने ले आई जो मेन स्पेसिफिक चीजें होती है। IR गवर्नेंस वाला पोर्शन तो मेरा ऑप्शनली कवर करा दिया था। ऐसे के लिए मैंने एक क्लास ली थी क्योंकि ऐसे लिखने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। तो मैंने उसके लिए क्लास ली थी एंड लकीली मुझे ऐसे में अच्छा मार्क्स भी मिल गया। मैं बोली सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ये रहा ऐसे का क्लास, ठीक है। बिकॉज मैं इतनी फेयरफुल थी यार। पता है हमारे इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वालों को ये दिक्कत हो जाती है, साइंस बैकग्राउंड वालों को भी दिक्कत हो जाती है कि 10 पेज में लिखना क्या नहीं है, लिखना समझ में आता है और आप रिपीट कर लोगे पॉइंट्स, फिर क्या ही होगा, वही वो दे देंगे वैसे ही मार्क्स आपको। सच में तो वो फेयर था, इस वजह से मैंने क्लास ले ली। 15 डेज का क्लास था मेरा वैसे का। बोले ठीक है 15 डेज करेंगे। ऐसे मैंने लगभग 10-12 ऐसे लिखे थे मैंने, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं ऐसे लिख लूंगी। 10-12 वो हो गए। ऑप्शनल के मैंने 10 टेस्ट दे दिए थे। फिर मेरे जो GS के पेपर्स थे उसके मैंने 16-17 टेस्ट दिए। फिर मैंने एक ओपन टेस्ट भी दे दिया एग्जाम से पहले। तो आई वुड PYQs का भी मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करती रहती थी। लाइक मैं पूरा नहीं लिखती थी क्योंकि टाइम नहीं परमिट करता है। आपका एक ही पेपर के 200 क्वेश्चन हो गए अगर आप 10 साल का कर रहे हो, तो 800 क्वेश्चन आप लिख नहीं सकते। तो इसलिए मेरा था कि आई यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म देम, कि क्वेश्चन देखती थी मैं, कीवर्ड्स लिख लेती थी और फिर मॉडल आंसर से टैली कर लिया करती थी। ऑलमोस्ट अगर मेंस की बात करें तो आंसर राइटिंग 2 महीने 3 महीने तक आप कर रहे थे। हाँ। कितना टाइम डेडिकेट करते थे, कैसे अपना टाइम को मैनेज करते थे सब्जेक्ट वाइज? हाँ, तो अब मैं बताती हूँ सब्जेक्ट वाइज का क्या है कि डिपेंडिंग ऑन माई शेड्यूल ऑफ मेंस टेस्ट सीरीज मैं अपने सब्जेक्ट्स को उस हिसाब से रखती थी। जैसे अगर मेरा एक हफ्ते बाद GS पेपर 1 का है तो मेरा वो पूरा एक हफ्ता GS पेपर 1 में जाएगा कि एटलीस्ट मैं उस एक हफ्ते में GS पेपर 1 को इतना कर लूं, कवर अप कर लूं कि मैं लिख सकूं 20 क्वेश्चन, कम से कम अटेम्प्ट भी कर सकूं 20 क्वेश्चन। तो ये मेरा रहता था कि उसके साथ मैंने, और एक और चीज था कि जैसे कि हर बार ये स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो प्रीलिम्स का टेस्ट हो या मेंस का टेस्ट हो, सबको यही लगता है कि नहीं यार थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर टेस्ट दे देंगे। ट्रस्ट मी ये थोड़ा और कभी नहीं होता।
रीजन बीइंग आप कभी भी फुल प्रिपेयर्ड नहीं होते कि हाँ भाई मैंने सब कुछ कर लिया, फुल प्रिपेयर्ड है, अब जाके टेस्ट देंगे, ये नहीं होता है। तो ना इस चक्कर में ना लोग टेस्ट को बहुत डिले करने लगते हैं। बट यहाँ पे आपको रुकना होता है। यहाँ पे आपको ये है कि मैंने पढ़ा ना पढ़ा, जितना भी पढ़ा मैं टेस्ट देके तो आऊंगी आज के दिन, क्योंकि शाम को फिर जब आप बैठते हो ना तो आपको अच्छा लगता है कि कम से कम मैं टेस्ट लिख के तो आई हूँ। वो एक प्रोडक्टिविटी की फील होती है कि यार कुछ तो प्रोडक्टिव किया है, और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि अच्छा मतलब मैंने लिख तो लिया, कम से कम 15 क्वेश्चन हो या 18 क्वेश्चन लिखा तो है। आप लिखोगे ही नहीं तो फिर आप मेन एग्जाम में ये मतलब मुझे तो लगता है कि थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है कि सीधे मेन एग्जाम में जाके आप लिख रहे हो।